नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। देश भर के 47 शहरों में आज 16वें रोजगार मेले का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्त लोगों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह तिरुवनंतपुरम में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पुथारिकंदम मैदान में विकसित केरलम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन को भाजपा की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के कोटा के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कोटा के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मेघालय के दौरे पर है। वित्त मंत्री शिलांग के कोर्टयार्ड मैरियट में उद्योग हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, लखपति दीदियों और किसान उत्पादक संगठनों से संवाद करेंगी। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्तियों में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए पारदर्शिता, तकनीक और तेजी के साथ परीक्षा प्रणाली में सुधार किया है। इन सुधारों में सबसे प्रमुख है एक बार रजिस्ट्रेशन प्रणाली, जिसमें अब उम्मीदवारों को हर भर्ती के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक बार रजिस्ट्रेशन से सभी भर्तियों में आवेदन आसान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अमरनाथ यात्रा पूरे जोर शोर से जारी है। शुक्रवार को दर्शन के 9वें दिन देश के विभिन्न हिस्सों से आए 18,000 तीर्थयात्रियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की गुफा में दर्शन किए। वहीं आज सुबह हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी के नारे लगाते हुए श्रद्धालुओं का 10वां जत्था श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से रवाना हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें करोड़ों कांवड़ यात्री देवभूमि उत्तराखंड आते हैं और यहां से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। हमने सभी प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर अयोध्या के खाद्य सुरक्षा आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने कहा, कांवड़ शरणार्थी जिन भी होटल जाएंगे, हमारे द्वारा वहां फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लगाया जा रहा है, जिसमें विक्रेता की पूरी जानकारी होगी। संभल में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। संभल पुलिस ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल फ्लैग मार्च निकाला। संभल के एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस की ओर से पूरे रूट पर सर्वे किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ढीले फास्टैग पर शिकंजा कसा है। अब टोल संचालन अधिक सुगम हो जाएगा। NHAI ने टोल प्लाजा पर ढीले फास्टैग टैग इन हैंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
ये कदम मल्टीलेन फ्री फ्लो, MLFF और वार्षिक पास जैसे आगामी टोलिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं ताकि फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता बनी रहे। सावन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में दर्शन किए। इस दौरान भक्तों का उत्साह चरम पर था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में उन्होंने सऊदी भारत व्यापार परिषद के अध्यक्ष अब्दुल अजीज अल कहतानी के साथ मुलाकात की। महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक शुक्रवार को बहुमत से पारित हो गया। हालांकि इस विधेयक का महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने जमकर विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर सभापति को असहमति पत्र भी सौंपा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत संपन्न हुए MOUs की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी में उन्हें बम से उड़ाने की बात कही गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने साइबर थाना पटना में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर डीसीपी नीतीश चंद्र धारिया ने इस मामले पर कहा, पटना साइबर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय और महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की किताब गिनवाने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार नंबर मांगा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में हो रहे सर्वेक्षण के कार्यक्रम को सफलता से स्वीकार किया है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सभी इंडी गठबंधन के नेता गरीबों के हितकारी नहीं हैं। ये नेता रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चिल्ला रहे हैं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने चुनाव में वोट की डकैती का प्रचलन शुरू किया। वे उसी रीत को वर्तमान में लागू करना चाहते हैं। भाजपा शासनकाल में पारदर्शिता आई है और संवैधानिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाराष्ट्र में हुए भाषा विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। इस मामले पर भारत सरकार का स्पष्ट कहना है कि भारतीय भाषा कोई भी हो, हम उसका सम्मान करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी और नौशेरा वन्यजीव नियंत्रण कक्ष की एक टीम ने संयुक्त रूप से सिंबल गांव से एक कम उम्र की मादा तेंदुए को बचाया। महाराष्ट्र के मुंबई सीमा शुल्क जोन 3 के हवाई अड्डा आयुक्तालय के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों द्वारा 3 मीरकैट, 2 ग्रेट बेल्ट तोते, 2 सुमंत्रन धारीदार खरगोश और 1 इंडो चाइनीज बॉक्स कछुआ बरामद किया है। सीमा सुरक्षा बल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीएसएफ खुफिया विंग, बीएसएफ और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स अमृतसर के जवानों ने एक संयुक्त छापेमारी में एक नार्को तस्कर को गिरफ्तार किया और हेरोइन के 2 पैकेट और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की समस्या एक बड़ी चुनौती है, जिसके समाधान के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ इस समस्या से बाहर निकलने की बात करनी चाहिए। गुरुग्राम की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की वारदात ने सभी को सन्न कर दिया है। इस बीच राधिका को कल अंतिम विदाई दी गई। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में राधिका का अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड में 16 जुलाई को हरेला पर्व के पहले दिन 5 लाख पौधे लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ, एक पेड़ मां के नाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये केवल वृक्षारोपण अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक हरित धरोहर की नींव रखने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा, ये पर्व हमारी लोक संस्कृति, आस्था और पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों का प्रतीक है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट अग्निकांड से प्रभावित पीड़ितों को चेक वितरित किए। दिल्ली के आईएनए इलाके में स्थित दिल्ली हाट में 30 अप्रैल की रात को भीषण आग लग गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पिछली सरकारों के दौरान हुए हादसों और घटनाओं, यहां तक कि कोरोना काल के पीड़ितों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, लेकिन हमने दुर्घटना होने के 60 दिन के भीतर 24 लोगों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के उतिरमेरूर में स्थित एक टायर फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने पूरी मशक्कत के साथ आग बुझाने का प्रयास किया। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने वडोदरा में गंभीर पुल दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मंत्री ने उनके परिवारों से भी मुलाकात की। अस्पताल प्रशासन को घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी जारी है। असम के गोलाघाट के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इन इलाकों में राहत अभियान जारी है। श्रीनगर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। बारिश से कई जगहों पर जलभराव देखा गया। हापुड़ में बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। रेलवे रोड, गढ़ रोड और फ्रीगंज रोड समेत प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया। कई स्थानों पर यातायात भी बाधित है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के साथ ही कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। चित्रकूट के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दिल्ली के वेलकम इलाके में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबे 7 लोगों में से 4 को निकाला गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। बिहार के भागलपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों के खातों में पैसे पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में हुए ग्रोथ कॉन्क्लेव में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसके जरिए 15,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोयंबटूर में कपास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह सहित हरियाणा, महाराष्ट्र और विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री शामिल रहे। इस बैठक में कपास की उत्पादकता बढ़ाने हेतु हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिशन कॉटन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने युवाओं को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए देश भर में संचार मित्र योजना शुरू की। इसका उद्देश्य नागरिकों और दूरसंचार इकोसिस्टम के बीच संचार प्रणाली की कमी को दूर करने के लिए छात्र स्वयंसेवकों को डिजिटल एम्बेसडर के रूप में शामिल करना है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कॉमन सर्विसेज सेंटर 16 जुलाई को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाएगा। CSC विगत 16 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेवा वितरण नेटवर्क में से एक बन गया है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 6.5 लाख से अधिक केंद्रों के माध्यम से संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश को आत्मनिर्भर और
क्वांटम सुरक्षित साइबर सुरक्षा की ओर ले जाने के लिए ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडनेस शीर्षक के साथ श्वेत पत्र जारी किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 प्रथम बार वैश्विक मंडपों, देशव्यापी गोलमेज सम्मेलनों, कौशल पहलों और डिजाइन स्टार्टअप मंडप के साथ रिकॉर्ड हितधारक भागीदारी का साक्षी बनेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में होगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 में 18 विभिन्न देशों की 300 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। वहीं सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण इस विषय के साथ आगंतुकों के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। भारत में चीनी पटाखों और आतिशबाजी की तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई में DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रेल नामक एक अभियान के तहत 35 करोड़ रुपए के चीनी पटाखों को जब्त किया। प्रधानमंत्री मोदी के हरित गतिशीलता विजन के अंतर्गत भारत ने पहली बार ई-ट्रक प्रोत्साहन योजना का किया शुभारंभ। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव ने ओडिशा के मुख्य सचिव के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति पर चर्चा के लिए बैठक की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय बैठक आज केवड़िया में होगी। बैठक में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, नवीन मॉडलों और सफल हस्तक्षेपों की प्रस्तुति भी होगी, जिससे पूरे क्षेत्र में पारस्परिक शिक्षा और अनुकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार पीयूष श्रीवास्तव ने कहा कि एक देश के रूप में भारत ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कभी किसी अन्य देश के प्रति आक्रामक इरादे नहीं रखे। केंद्र सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1345 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकसित भारत 2047 विजन में बड़ा योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पूर्वोत्तर क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी कहते हैं और यहां अच्छे स्वभाव वाले लोग, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक समृद्धि, रणनीतिक स्थान और ऊर्जावान युवा तक हर चीज प्रचुर मात्रा में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट प्लेस रिपोर्ट के अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था के चलते भारत के घरेलू क्रेडिट वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 42.1% हो गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ता हुआ क्रेडिट फुटप्रिंट महामारी के बाद के दौर में परिवारों के बीच वित्तीय पहुंच और आत्मविश्वास में वृद्धि को दर्शाता है। सोना चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। 24 कैरेट के सोने की कीमतों में 465 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ। चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तांबे पर टैरिफ से अमेरिकी ऑटो उद्योग पर संकट और गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपने राजनयिक दल में अभूतपूर्व फेरबदल के तहत अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 1350 से अधिक अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका के टेक्सास में आई भीषण बाढ़ का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थानीय अधिकारियों से मिलने के बाद वहां के ताजा हालात का जायजा लिया। टेक्सास हिल कंट्री के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ में कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। बांग्लादेश पुलिस ने ढाका के धनमंडी क्षेत्र से प्रमुख अर्थशास्त्री अबुल बरकात को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया। ईरान और पाकिस्तान से 5000 से अधिक अफगान शरणार्थी परिवार एक ही दिन में अपने वतन अफगानिस्तान लौट आए। ब्रिटेन के कई प्रमुख राजनेता, पूर्व और वर्तमान सांसद, मानवाधिकार कार्यकर्ता और विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में EAS के सहयोग की समीक्षा की गई और भविष्य के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हेशा का प्रकोप गंभीर दौर में पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री रॉजर काम्बा ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक देश भर में 33,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मृत्यु दर लगभग 2% है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि 6 सप्ताह में गाजा सहायता केंद्रों के पास 798 मौतें हुई हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उत्तर कोरिया पहुंचे। इस यात्रा के दौरान लावरोव विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में भी शामिल होंगे। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूसी ड्रोन हमले में एक प्रसूति अस्पताल को नुकसान पहुंचा।
इससे मरीजों में दहशत फैल गई क्योंकि खिड़कियां टूट गईं और शीशे के टुकड़े बिस्तरों पर गिर गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका के प्रमुख सहयोगी जापान के साथ संबंधों को लेकर चिंताओं को कम करते हुए कहा, इसमें कोई नाटक या विभाजन नहीं है। इक्वाडोर के गिरोह के नेता जोस एडल्फो मैकियास, जिन्हें फिटो के नाम से जाना जाता है, उसने ड्रग और बंदूक के आरोपों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रत्यर्पित किए जाने वाले न्यायालय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 से हैती में लगभग 5000 लोग मारे गए, वहीं हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। अमेरिकी अपील अदालत ने 11 सितंबर से हमलों के मास्टरमाइंड के लिए याचिका समझौते को खारिज कर दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट गंवाकर 145 रन बना लिए हैं। पहली पारी में टीम इंडिया को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, वहीं करुण नायर 40 रन और शुभमन गिल 16 रन पर आउट हुए। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड टीम पर कहर बरपाया और पारी में 5 विकेट झटके। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि खेलों के प्रचार, प्रसार और समावेशी विकास में खेलों का अहम योगदान है। यानिक सिन्नर ने विंबलडन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिन्नर ने सेमीफाइनल मुकाबले में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार तीसरे साल विंबलडन मेंस सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। कार्लोस अल्कराज ने सेमीफाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराने में सफलता पाई। विंबलडन के फाइनल में अब वर्ल्ड नंबर 1 इटली के जानिक सिनर और युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज के बीच रविवार को खेला जाएगा। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को देश में खेल को जड़ से मजबूती देने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। एनआरआई के जनरल सेक्रेटरी कुंवर सुल्तान सिंह ने बताया कि मेघालय सरकार ने एनआरआई के साथ एमओयू साइन कर एक वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज खोलने का फैसला किया है। कुंवर सुल्तान सिंह ने कहा कि आईएसएसएफ ने भारत में निशानेबाजी की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने का फैसला किया है। बिहार की राजधानी पटना के निवासी अमित किशन ने जापान में हो रहे एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। और आपको बता दें कि अहमदाबाद में बीते 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। इस रिपोर्ट के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की प्रक्रिया शुरू हुई। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर करने लगा, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया। इसके अलावा कॉकपिट में पायलटों के बीच संवाद के विश्लेषण से यह भी पता चला है कि फ्यूल कट ऑफ किसी ने जानबूझकर नहीं किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक विमान के ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपात परिस्थितियों को देखते हुए स्वतः सहायता करने की कोशिश की। हालांकि रैम एयर टरबाइन और APU जैसी प्रणालियों को सक्रिय करने के बावजूद विमान क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। जांच में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण नहीं था। AIB के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। हादसे की विस्तृत जांच, विश्लेषण और साक्ष्य संग्रह अभी भी जारी हैं और इसीलिए अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
इस रिपोर्ट पर एयर इंडिया ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। रिपोर्ट मिलने की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि वो जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रही है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और अन्य लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमें विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AIB द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने की सूचना है। एयर इंडिया नियामकों सहित हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। हम AIB और अन्य प्राधिकारियों के साथ उनकी जांच में पूर्ण सहयोग जारी रखेंगे। तो AIB की प्राथमिक रिपोर्ट जो आई है उससे पता चल रहा है कि किस तरह से अहमदाबाद का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके क्या कुछ कारण निकल कर के सामने आ रहे हैं। एयर इंडिया ने भी इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि हम शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। आज ये प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की गई है और इस पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, आपसे ही जानना चाहेंगे, AIB की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ तथ्य कह रही है, कितने पन्नों की ये रिपोर्ट है और इससे प्राथमिकी तौर पर अगर हम समझना चाहें आसान भाषा में, तो क्या कुछ वजहें सामने निकल के आ रही है? मैं यहाँ पे ये देखना कि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, इसके बाद एक प्रॉपर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में पूरा उसका जो पूरा टाइमलाइन था ये एयरक्राफ्ट क्रैश का, वो पूरा बताया गया कि स्टार्टिंग से किस तरीके से जब एयरक्राफ्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद वहाँ पे कहाँ पे क्रैश हुआ, किस तरीके से क्रैश हुआ, ये सारी डिटेल दी गई है। जो अहम इस डिटेल में है, एक पैरा आ रहा है, वो पैरा बहुत अहम है। उसमें कहा जा रहा है कि जो दोनों इंजन्स है वो दोनों कट ऑफ हो गई, और शब्द है कट ऑफ, यानी जो मेन इंजन है दोनों, उसको जो प्लेन के साथ जो उसका मूवमेंट है वो कट ऑफ हो गया। और वो अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दोनों GE के जो इंजन्स हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनरली ये जो कट ऑफ होता है वो या तो टेक ऑफ के समय पायलट एक स्विच होता है, उस स्विच को ऑन करता है तो उससे ये स्टार्ट होता है, और जब वो लैंड होता है वो स्विच ऑफ किया जाता है, उससे कट ऑफ होता है। जो इंजन में जो पावर जाती है उसको कट ऑफ किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि जब ये स्टार्ट हुआ था प्लेन, तो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे आके ये ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो गया था। तो जो कॉकपिट की जो आवाज आई है, जो ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्ड किया गया है, उससे ये पता चल रहा है कि दोनों पायलटों में भी कंफ्यूजन थी कि किसने किया, और दोनों ने कहा कि हम में से किसी ने किया, ये ऑटोमेटिकली हुआ। तो ये जो ऑटोमेटिक हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जानना बहुत जरूरी है। ये कहाँ पे गड़बड़ हुई है वो जानना जरूरी है। और दूसरी चीज जो अहम है कि ये जो इंजन है उसको ये चूंकि ये GE हनीवेल का इंजन है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका रेगुलर मेंटेनेंस हुआ है। दो जो कहा जा रहा है कि दो जगह पे ये मेंटेनेंस जो है ये हुई थी, और इसकी वजह से इसको देखा जा रहा है कि उस टाइम पे कि ये किस तरीके से उसको लिया जाए। तो ये 2-3 चीजें अहम हो जाती है कि उसका रेगुलर ओवरऑल किस टाइम पे हुआ था, किस टाइम पे उसको चेक किया गया था। तो अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी अर्ली इन द मॉर्निंग AIB ने ये अपनी रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको सार्वजनिक किया है। इससे 2-3 दिन पहले आया था कि इन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट की थी, लेकिन सार्वजनिक कब करेंगे वो पता नहीं था। आज वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, 160 पन्ने के करीब है। उसको अभी हम चेक कर रहे हैं बैठ के कि उसमें और क्या क्या डिटेल है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डिटेल हमें ये लगा कि एक तो वो स्विच ऑफ हुआ ऑटोमेटिकली, जो किसी ने किया नहीं एक ऑल्टीट्यूड पे, और उसके बाद उनको समय नहीं मिल पाया क्योंकि दोनों इंजन, ये जो 2 इंजन लगी है, 2 इंजन के को शट होने में दोनों एक साथ हुए, और उन दोनों के बीच में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था। तो ये वजह है कि पायलट्स को मतलब सोचने का और कुछ एक्ट करने का समय ही एकदम नहीं मिल पाया। जी, बहुत शुक्रिया तापस। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हम आगे भी लगातार आपसे इसी खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सप्रेस न्यूज़ में भी फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।